गुरुजी ने ऑनलाइन चैनल में आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, उसका जो पार्ट 6 है वो आ जा रहा है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए और इसके जो आगे घंटी है उसको दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। चलिए बिना किसी देर गंवाए हम पढ़ेंगे आज मेवाड़ के इतिहास में जो नेक्स्ट शासक है उसकी बात करेंगे। उस नेक्स्ट शासक का नाम है महाराणा प्रताप। कहते हैं कि जो अकबर था महानतम विजेता था। उसने कि कहीं अगर वो असफल हुआ तो सिर्फ मेवाड़ में हुआ था, और मेवाड़ अकबर के साम्राज्य का अंग न स्वेच्छा से बना और न ही कूटनीति और सैनिक शक्ति से बना था। चलिए बात कर लेते हैं मेवाड़ के शासकों की। मेवाड़ के शासक हुए थे उदय सिंह, जो इनके पापा पिताजी थे। उनके बाद में ये महाराणा प्रताप खुद हुए थे, और इसके बाद में जो हुए थे अमर सिंह। इन तीनों ने ही अकबर की जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी। और अमर सिंह ने अपने जो लास्ट जो जिंदगी के अंतिम क्षण थे उसमें जहांगीर से संधि कर ली थी, मुगल जो संधि कर ली थी, इसलिए ये मैंने आपको जानकारी दे दी थी। चलिए इन तीनों ने ही मेवाड़ के लिए संघर्ष किया था। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो आज का है वो महाराणा प्रताप है, और महाराणा प्रताप की हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो महाराणा प्रताप है वो उदय सिंह और इनकी वाइफ थी जयवंता बाई, इनकी ये पुत्र थे प्रताप। ठीक है, ये मैंने जो 5वां पार्ट था उसमें मैंने डिस्कशन कर लिया था, लेकिन आप मैं फिर बता रहा हूँ। ये जो जयवंता थी ये थी पाली के अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी, और जो उदय सिंह की वो सेकंड पत्नी थी, उसका नाम मैं बता देता हूँ, धीरबाई था उसका नाम, धीरबाई। और उन दोनों की वजह से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वो उसका नाम था जगमाल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी अपनी आज की। जो ये मैंने बैकग्राउंड आपको बता दिया है। उदय सिंह था वो जगमाल को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। ये इसकी वजह से बनाना चाहता था कि ये धीरबाई ने कहा था कि इस जगमाल को बना दीजिए, जबकि जो प्रताप था वो ज्येष्ठ पुत्र था और श्रेष्ठ था, मतलब योद्धा था और ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा था, लेकिन इसको उसने नहीं बनाया। और उदय सिंह का देहांत हुआ था 28 फरवरी 1572 को, और जगमाल को राजगद्दी पर इसके देहांत होते ही राजगद्दी पर बैठा दिया गया। लेकिन जो जालोर के एक शासक थे अखेराज, और ग्वालियर के एक शासक थे राम सिंह, इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, इस जगमाल का विरोध किया कि हक इस प्रताप का बनता है और इसको बिठा दिया गया है। तो जब कहते हैं, इतिहास बताता है कि उदय सिंह की जब दाह क्रिया संपन्न करके जब वापस लौट रहे थे, तो जो 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 औपचारिक रूप से जो उसका राज्य सिंहासन में बिठाया गया था गोगुंदा में, वो प्रताप को राज्याभिषेक गोगुंदा में, पहला जो राज्याभिषेक किया गया था वो गोगुंदा में किया गया था जो औपचारिक रूप से, और जो एकदम परंपरागत रूप से किया जाएगा वो बाद में किया जाएगा कुंभलगढ़ में, तो उसकी बाद में बात करेंगे। और इस टाइम जो इनके जो तलवार बांधेगा वो थे कृष्णदास। चलिए ये बात कर ली। और इस प्रकार ये सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ये कहलाती है राजमहलों की जो क्रांति थी, ये राजमहलों की क्रांति कहलाई। चलिए राजमहलों की क्रांति क्या होती है इसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। कि राजा द्वारा जो निर्णय लिया जाता है कि मेरे द्वारा मेरे जाने के बाद में ये उत्तराधिकारी होगा, लेकिन उसके निर्णय के विरुद्ध जाके इन्होंने जो कार्रवाई की थी अखेराज जी ने, और ग्वालियर के जो शासक थे इनको प्रताप को बिठाया था, यही कहलाई थी राजमहलों की क्रांति। चलिए इसके बाद में इनके निर्णय को बदलकर इसको प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया, और यहाँ से क्या हो गया, जगमाल यहाँ से क्या हो गया, रुष्ट हो गया। जगमाल रुष्ट होकर कहाँ चला गया, अकबर की शरण में चला गया, अकबर की सेवा में चला गया। चलिए ये बात हो गई यहाँ तक की। अब बात करेंगे जब प्रताप गद्दी पर बैठे तो उनकी आयु थी 32 वर्ष, और उन प्रताप को कुछ उपनाम से भी जाना जाता था। एक तो उसका उपनाम था किक्का के नाम से जाना जाता था, एक वीर शिरोमणि के नाम से। सबसे प्रतापी शासक हुआ है दोस्तों। इसकी वजह से ही आज जो मेवाड़ की साख है वो बची हुई थी, और इसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में झुकना नहीं सीखा था किसी के सामने। तो इसका जो विधिवत जो राज्याभिषेक वो मनाया गया वो कहाँ पर किया गया था, कुंभलगढ़ में। मैंने आपको पहले बताया था इसका विधिवत यहाँ पर कुंभलगढ़ में इसका राज्याभिषेक किया गया। और यहाँ से आगे जब ये यहाँ के शासक बने तो मेवाड़ एक तरीके से खतरे की घंटी था, यानी चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था और कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो इनके सामने दो चीज़ें थी दोस्तों उस टाइम जब ये इन्होंने शासन संभाला, दो चीज़ें थी। एक तो ये अकबर की
अधीनता स्वीकार कर ले और फिर हंसी खुशी अपना जीवन बिताए। दूसरी ये थी कि अकबर के साथ ये संघर्ष करे, यानी संघर्ष का मार्ग चुनना पड़े, और इन्होंने क्या ऐसा ही किया, इन्होंने दूसरा मार्ग जो संघर्ष का था वो चूज किया। तो संघर्ष के बारे में अनेक प्रकार की कठिनाइयों को, यातनाओं को ये झेलेंगे। तो अपन एक एक करके सब डिस्कशनों को सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो अकबर द्वारा प्रताप से समझौते की जो प्रयास किए गए थे उनकी बात कर लेते हैं। पहले अकबर द्वारा समझौते के प्रयास, ठीक है। जो पहला समझौता भेजा गया था, एक वाक चतुर और तुरंत बुद्धि दरबारी था जिसका नाम था जलाल खां कोरची। जलाल खां लिख लेता हूँ डायरेक्ट, और ये भेजा था नवंबर 1572 में, ठीक है। ये पहला आदमी था, लेकिन प्रताप को ये मना नहीं सका और ये भी असफल रहा। फिर एक उच्च पदीय और प्रभावशाली जो राजपूत था आमेर का कुंवर मान सिंह, उसको भेजा था। दूसरा नंबर पर किसका नंबर आता है? मान सिंह का, और ये गया था जून 1573 ईस्वी के। और उसके बाद में गया था इसका जो पापा जी थे भगवंत दास मान सिंह के, इनको भेजा था सितंबर 1573। और उसके बाद में भगवंत दास के बाद में गए थे टोडरमल। तो 3 और 4 नंबर पर टोडरमल गए थे, ये गए थे दिसंबर 1573 ईस्वी के लगभग। तो ये चारों ही इसको अधीनता स्वीकार नहीं करा सके प्रताप को, और चारों ही अपना मुंह छोटा सा लेकर वापस आ गए। तो इस चीज़ को याद रखने का एक तरीका है, जमा भट्टों से आप याद रख लेना। ये सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इस चीज़ को याद रख लेना। जमा भट्टो, जमाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो ये जमा भट्टों से आप याद रख लेना। चलिए बिना किसी देर गंवाए आगे की बात कर लेते हैं। आगे क्या हुआ? ये चारों ही अधीनता जब स्वीकार नहीं करा सके तो फलस्वरूप अकबर को गुस्सा आया, और अकबर ने गुस्सा आकर मेवाड़ पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। और अकबर ने जो मेवाड़ की चढ़ाई करने की योजना थी वो कहाँ से शुरुआत की थी? अजमेर से स्टार्ट की थी। अजमेर को दोस्तों, जो अजमेर का किला है वहाँ से स्टार्ट की थी। अजमेर के किले को मैगजीन का किला भी कहते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। यहाँ से इसने जो हल्दी घाटी का युद्ध होगा वहाँ से इस अभियान की शुरुआत कहाँ से की थी? अजमेर से की थी। वो 1576 प्रारंभ 1576 के आसपास स्टार्ट किया था। और इसने अकबर ने क्या किया था? मान सिंह को नेतृत्व में ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। मान सिंह यहाँ हल्दी घाटी का युद्ध कौन नेतृत्व करेगा? मान सिंह करेगा। और मान सिंह के नेतृत्व में ये अभियान भेजा, और 3 अप्रैल 1576 को ये मान सिंह कहाँ अजमेर से रवाना हुआ, और रवाना होकर कहाँ पर पहुँचा? जो पूर्वी मेवाड़ में स्थित है मांडलगढ़ पहुँचा था। मांडलगढ़ पड़ता है दोस्तों भीलवाड़ा में, ठीक है। ये यहाँ पर भीलवाड़ा पहुँच गया मान सिंह, और यहाँ पर बताते हैं कि ये अप्रैल और मध्य जून तक रहे 1576, यानी अप्रैल और मध्य जून तक यहाँ पर रहे। उसके बाद में बात कर लेते हैं मान सिंह के मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंचने का समाचार जब महाराणा प्रताप को मिला तो महाराणा प्रताप खुद कहाँ चले गए? महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ थे, और कुंभलगढ़ से कहाँ आ गए? कुंभलगढ़ से गोगुंदा आ गए। गोगुंदा पड़ता है दोस्तों उदयपुर में, ठीक है। ये मैंने बात कर ली। महाराणा प्रताप कहाँ पर आ गए? महाराणा प्रताप ये आ गए कुंभलगढ़ से, ठीक है। गोगुंदा आ गए, और मान सिंह की सेना थी वो मांडलगढ़ से गोगुंदा की तरफ बढ़ी। यहाँ पर जो मांडलगढ़ में मान सिंह की सेना थी ये भी कहाँ पर बढ़ी? गोगुंदा की तरफ बढ़ी, ठीक है। और महाराणा प्रताप यहाँ से गोगुंदा से रवाना होकर जो खमनौर के पास एक लोसिंग गांव है वहाँ पर आ डटे। लोसिंग गांव आ डटे, ठीक है। और ये खमनौर है, ये खमनौर कहाँ है? राजसमंद में, ठीक है। दोनों सेना, ये गोगुंदा तरफ आ गया और ये गोगुंदा से फिर चलकर खमनौर के पास एक गांव है लोसिंग गांव, वहाँ पर प्रताप आ डटा। अब बात कर लेते हैं हल्दी घाटी का युद्ध को। हल्दी घाटी के युद्ध की जो भूमिका मैंने बना ली, अब बात करेंगे डायरेक्ट। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 21 जून 1576 को, और कुछ बुकों में ये लिखा हुआ है 18 जून 1576। जी हाँ दोस्तों, ऑथेंटिक ये है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, और जो राजस्थान सरकार का जो गजट है और उसमें भी ये ऑथेंटिक 21 जून दी हुई है। दोनों डेटें एक साथ नहीं दी जाएगी, इसलिए आप 21 जून को प्रमाणिक माने, और 18 जून भी कई बुकों में दी जाती है। चलिए, इसको हल्दी घाटी का युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मेवाड़ में यहाँ पर जो उदयपुर है, और यहाँ पर उदयपुर के अंदर गोगुंदा, और यहाँ पर राजसमंद के अंदर खमनौर, ये जो बीच का एरिया है यहाँ पर पीली मिट्टी की अधिकता के कारण
पीली मिट्टी की अधिकता के कारण और यहाँ पर घाटियाँ अवस्थित होने के कारण इसको हल्दी घाटी का मैदान कहा गया। और यहाँ पर जो समतल मैदान था इसी जो खमनोर के पास, वहाँ पर जो समतल मैदान था उसको कहते थे रक्ततलाई। तो इसको रक्ततलाई का मैदान भी कहते हैं, हल्दी घाटी का मैदान भी कहते हैं। चलिए, ये मैंने आपको बेसिक सी जानकारी दे दी। जो गोगुंदा और खमनोर के बीच में जो संकरा मार्ग है, संकरा रास्ता है और संकरा जगह है, उस वहीं ये हल्दी घाटी का मैदान। ये जो तो वर्तमान में जो हल्दी घाटी है वो राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, आप ध्यान रख लेना इस चीज़ को। चलिए, बिना किसी देर कमाए बात कर लेते हैं अब दोनों तरफ से। इधर है प्रताप और इधर है जो अकबर ने नेतृत्व भेजा था मान सिंह के नेतृत्व में, तो इधर नेतृत्व कर रहा है मान सिंह। चलिए बात कर लेते हैं इसके। यहाँ पर हरावल बाग का नेतृत्व करेगा हकीम का सूर, प्रताप के नेतृत्व करेगा हकीम का सूर। ये हरावल बाग क्या होता है? ये जो सेना का अग्र बाग होता है उसका नेतृत्व किया जाता है, उसे हरावल बाग बोलते हैं। और मान सिंह की तरफ से जो हरावल बाग का नेतृत्व कर रहा है वो जगन्नाथ कछुआ। इसकी बात में ये जगन्नाथ कछुआ दोस्तों, इसको आप याद रखना, यहाँ पर ये आगे भी काम आएगा। अभी ये जो अकबर इसके साथ में जो अंतिम अभियान भेजेगा प्रताप को पकड़ने के लिए, उसमें ये जगन्नाथ कछुआ जाएगा, तो आप इसको जरूर याद रखना। इसके अलावा इसमें थे आसफ खां, मेहत्तर खां और एक इतिहासकार था, प्रमुख इतिहासकार था जिसका नाम है बदायूनी। और बदायूनी ने ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था, इस युद्ध का जो वर्णन किया है उसको बुक का नाम मैं बता देता हूँ, मुंतक उत तवारीफ। इस बुक में इस युद्ध का इसने वर्णन किया है। चलिए, इसके अलावा जो हरावल बाग के अलावा हकीम प्रताप के साथ हकीम का सूर के अलावा जो ग्वालियर के राम सिंह थे और उसके अलावा बील नेता पूंजा थे और झाला व बिद्दा थे। चलिए बात कर लेते हैं। आक्रमण हो चुका है हल्दी घाटी के युद्ध में, 21 जून या 18 जून की बात है। और यहाँ पर बताते हैं कि प्रताप हो गए घायल, प्रताप घायल हो गए। अब प्रताप के घायल होते किसने स्थान ले लिया? झाला व बिद्दा ने। झाला व बिद्दा ने राजमुकुट धारण कर लिया और इसका स्थान ले लिया। किसका स्थान ले लिया? प्रताप का स्थान ले लिया। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। इस झाला बिद्दा को प्रताप समझकर किसने मार डाला? इन्होंने, अकबर की सेना ने, जो मान सिंह की सेना नेतृत्व में सेना थी, उसको अकबर समझकर, प्रताप समझकर मार डाला। उसके बाद में बताते हैं कि जो प्रताप की सेना का था मनोबल टूट गया और मनोबल टूटने की वजह से ये युद्ध जिस दिन स्टार्ट हुआ था उस दिन ही दोपहर को ये युद्ध समाप्त हो गया। और यहाँ पर ये युद्ध रहा था वो अनिर्णित रहा था, यानी किसी की जीत नहीं हुई थी, अनिर्णित युद्ध रहा था। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रताप घायल हुआ था। यहाँ से इस घायल को प्रताप यहाँ से अपने चेतक, इसका घोड़े का नाम था, प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, और जो हाथी का नाम था मैं यही बता देता हूँ, उसका नाम था राम प्रसाद। ठीक है, ये मैंने बता दिया। यहाँ से चेतक के ऊपर चढ़ कर ये जब जा रहा था तो इसके पीछे 2 मुगल सैनिकों ने पीछा किया इसका। ठीक है, और ये बात जब 2 मुगल सैनिक जब इस पीछा करते हुए इसको देख रहे थे तो इसका जो प्रताप का एक भाई था उसका नाम था शक्ति सिंह। जगमाल के अलावा ये एक शक्ति सिंह भी था, एक भाई का नाम था सागर। तो इसकी भी कोई कहानी मैंने कहीं पढ़ी नहीं, लेकिन इस जो शक्ति सिंह इसका सिर्फ नाम दिया हुआ है। शक्ति सिंह था, ये भी मेवाड़ जो अकबर की शरण में चला गया था। इस शक्ति सिंह को इस पर अपने भाई के पीछे मुगल सैनिक देखकर भाई जब घायल हुआ था तो इसका सीना है वो कचोट गया। इसको मतलब दया आई, भाई के प्रति प्रेम आया और इसकी वजह से इसने क्या किया, शक्ति सिंह ने दोनों मुगल सैनिकों को मार दिया। और ये जो दोनों भाई जिस स्थान पर मिले थे उसका नाम है बलीचा। बलीचा गांव पर मिले थे ये, और बलीचा है दोस्तों राजसमंद में। ठीक है, और उसके बाद में बताते हैं कि चेतक ने जब नाला पार किया था बलीचा वाला, तो नाला था और उस नाले को पार करते ही यहाँ पर दम तोड़ दिया था, यानी मृत हो गया था चेतक। और वहाँ पर बलीचा में ही चेतक की जो समाधि है वो बनी हुई है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि जो चेतक की समाधि है वो कहाँ पर है? बलीचा में। और उसके बाद में क्या किया, जो उसका भाई था शक्ति सिंह ने प्रताप को क्या दिया था? अपना घोड़ा दिया था। और अपना घोड़ा लेकर वहाँ से प्रताप पहुँचे कौन से गाँव? कोलियारी गाँव।
कोलियारी गांव पहुँचे और कोलियारी गांव पहुँचकर अपना इलाज करवाया और इलाज करवाकर वहाँ से इलाज करवाया और इलाज करवाकर वहाँ से वहाँ पर पहुँच गए कुंभलगढ़। चलिए ये बात हो गई। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो हल्दी घाटी का युद्ध है अनिर्णित रहा था और अकबर का प्रताप को जीवित या मृत पकड़ने का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो सका था। अब चलिए बात कर लेते हैं इतिहास में अंदर इस हल्दी घाटी के युद्ध को क्या क्या कहा गया है। जो कर्नल जेम्स टॉड थे उसने कहा था मेवाड़ का थर्मोपल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीधे सीधे आते हैं। मेवाड़ का थर्मोपल्ली। और जो बदायूंनी था उसने कहा था गोगुंदा का युद्ध, उसने कहा था गोगुंदा का युद्ध। और जो अबुल फजल था, अब ये गोगुंदा का बोल गया तो इसने क्या कहाँ बोल दिया, खमनोर का युद्ध। चलिए कुंभलगढ़ पहुंचने के बाद में प्रताप ने अपने जो सैन्य संगठन है उसको फिर से सुदृढ़ किया और इस बार उसने कौन सी पद्धति अपनाई, इस बार उसने युद्ध करने की जो गुरिल्ला पद्धति थी, जो छापामार पद्धति थी, उसको इसने प्रताप ने अपनाया। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। 4 महीने पश्चात अकबर ने स्वयं मेवाड़ पर चढ़ाई की और दिसंबर 1576 की आसपास की घटना है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। इसने उदयपुर जीता अकबर ने कौन सा उदयपुर जीतकर इसका जो उदयपुर का नाम है वो क्या परिवर्तित कर दिया, मोहम्मदाबाद। चलिए उसके बाद में, लेकिन एक चीज़ कॉमन रहती है हमेशा ही, प्रताप को ये कभी भी नहीं पकड़ पाया था। प्रताप को ये नहीं पकड़ा और प्रताप के कुंभलगढ़ को नई राजधानी के रूप में स्थापित की। यहाँ से इस टाइम के बाद में जब प्रताप ने जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी कुंभलगढ़। चलिए अब क्या होगा, अब अकबर वापिस है ना शाहबाज खां के नेतृत्व में एक अभियान भेजेगा, 3 अभियान भेजेगा ये शाहबाज खां के नेतृत्व में। और इसमें फर्स्ट जो भेजा गया था वो था 15 अक्टूबर 1577 को। और ये इसने क्या किया था, शाहबाज खां ने जो कुंभलगढ़ दुर्ग था उस पर आधिपत्य कर लिया। कुंभलगढ़ दुर्ग पर शाही सेना का अधिकार हो गया और परंतु प्रताप नहीं पकड़ा गया। ठीक है। और जो सेकंड अभियान था, जल्दी जल्दी बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पर बताते हैं कि जो कुंभलगढ़ के जो शाही सेना का अधिकार होने के बाद में यहाँ से प्रताप यहाँ से खिसक लिया था और खिसक के कहाँ पर पहुँच गया था। मैंने जब सेकंड वीडियो में 5th वीडियो में बात की थी, ईडर की जो एक रियासत थी जो उधर उदयपुर और गुजरात के जो गुजरात का अभियान पर भेजा था, उस टाइम मैंने बताया था उसके बीच में एक रियासत पड़ती थी। और उस रियासत के पास एक गाँव था, ईडर के पास एक गाँव था, उसका नाम था चूलियाग्राम। चूलियाग्राम पर ये किससे मिले थे, भामाशाह से मिले थे, भामाशाह से मिले। और इनसे भामाशाह ने अपनी जो जिंदगी की आर्थिक पूंजी थी, जो धन था, वो सब का सब किसको भेंट कर दिया, प्रताप को। तो इस भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है दोस्तों, मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है। ये मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी थी। जो सेकंड अभियान था वो था 15 दिसंबर 1578 को। ठीक है, लेकिन ये भी अभियान असफल रहा था। ये सब अभियान, तीनों अभियान शाहबाज खां के नेतृत्व में भेजे जाएंगे। और फिर थर्ड अभियान था 15 नवंबर 1579 को, यह भी असफल रहा था। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं। जो शाहबाज के 3 बार असफल होने पर मेवाड़ व मुगलों की मुठभेड़ नहीं हुई, इसी का फायदा प्रताप ने उठाया और सैन्य बल को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। और मुगलों द्वारा मेवाड़ की सुरक्षा के लिए 4 क्षेत्र स्थापित किए गए थे। मुगलों ने क्या किया था, मुगलों ने जो मेवाड़ की सुरक्षा के लिए 4 क्षेत्र स्थापित किए थे। अब बात करेंगे जो दिवेर का युद्ध आएगा उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको भूमिका बना के बताता हूँ कि दिवेर का युद्ध क्यों हुआ था। इसका कारण ये था, मुगलों ने मेवाड़ के जो 4 सुरक्षा क्षेत्र किए थे, उनका नाम सुन लीजिए आप। देबारी था एक, तो ये उदयपुर में पड़ता है, और एक था देसूरी, ये पाली में पड़ता है, ये उदयपुर, और उसके बाद में एक था देवल और एक था दिवेर। तीनों चारों देश हैं, ये दय से ही स्टार्ट है दोस्तों। तो ये था डूंगरपुर में देवल, और ये दिवेर था, ये कहाँ था, राजसमंद। अब क्या होगा, अकबर ने दिवेर में जो प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किसको किया था, वो था सुल्तान खां। उसका अकबर का काका था, उस सुल्तान खां को
अकबर ने प्रशासक नियुक्त कर रखा था दिवेर का। अब क्या होगा, ये जो प्रताप है ये मुगलों से जो मेवाड़ क्षेत्र पे सुरक्षा लगा रखी थी, यहाँ से ये मेवाड़ अपना क्षेत्र वापस छीनेगा। तो जो 1582 ईस्वी की बात है, 1582 ईस्वी में जो मेवाड़ की भूमि है वापस मुक्त कराएगा। मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया था इसने दिवेर से, और पहला ही अभियान था जिसको ये विजय प्राप्त किया था प्रताप ने। महाराणा प्रताप है एक तरफ, और एक तरफ है सुल्तान खां जो उसका काका है, प्रशासक नियुक्त किया है। और इनके बीच में 1582 ईस्वी की बात है, और दिवेर का युद्ध बोलते हैं इसे, मेवाड़ का मैराथन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ये जो महाराणा प्रताप की पहली विजय थी ये मुगलों के विरुद्ध। इस विजय के पश्चात चावंड में अपना निवास स्थान बनाया था। इस महाराणा प्रताप ने क्या किया था, कुंभलगढ़ छोड़ दिया था और फिर वापस बाद में चावंड, ये उदयपुर में पड़ता है, और चावंड में अपना निवास स्थान बनाया था। अब ये जो नेक्स्ट 28 साल तक ये जो राजधानी रहेगी चावंड, जो 1585 के बाद में वो 28 साल तक राजधानी रहेगी, वो रहेगी चावंड। तो ये उदयपुर में पड़ता है चावंड, और जो महाराणा प्रताप की नेक्स्ट राजधानी होगी वो चावंड होगी। चलिए बात कर लेते हैं इसके अंतिम अभियान की। 1582 में दिवेर का युद्ध हो गया, उसके बाद में अंतिम अभियान की बात कर लेते हैं। और अंतिम अभियान मैंने आपको उस टाइम बताया था जब हल्दीघाटी का युद्ध हो रहा था, उस टाइम मैंने बताया था कि अंतिम अभियान भेजा जाएगा जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में। अकबर ने अंतिम अभियान भेजा था, किसके नेतृत्व में, जो आमेर का राजा था बारमल, उसका पुत्र था, बारमल का पुत्र था जगन्नाथ कछुआ। ठीक है, इसके नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को यह अंतिम अभियान भेजा, लेकिन साहब ये भी प्रताप को पकड़ नहीं सका। अकबर विवश होकर अपने मेवाड़ की तरफ ध्यान देना इसने बंद कर दिया। अकबर ने अब क्या किया कि भाई अब मेरे से तो बस की बात नहीं है, मैं इस प्रताप को पकड़ नहीं पाऊंगा। उसके बाद में क्या हो गया था, चावंड जो है मैंने आपको पहले बता दिया 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रहा था, 1585 लेकर 1613 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद में अब अंत समय आया प्रताप जी का, और 15 जनवरी 1597 ईस्वी को ये इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से चल बसे, और चावंड में इनकी मृत्यु हो गई। और चावंड से ही कुछ ही दूर एक बारडोली गांव पड़ता है, जहाँ पर इनकी 8 खंभों की छतरी है। बारडोली गांव पर जहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था, और वहाँ पर इनकी 8 खंभों की छतरी भी है। चलिए बात कर लेते हैं जो इनके बाद में, जो प्रताप के बाद में जो शासक होगा वो अमर सिंह होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रताप का जो शासन था वो था इनके, उसके बाद में बात कर लेते हैं अमर सिंह की। अमर सिंह इसका जो पुत्र था वो अमर सिंह ने यहाँ पर शासन संभाला था, और अमर सिंह ने भी काफ़ी दिनों तक संघर्ष किया था। लेकिन बाद में बताते हैं कि इसका अमर सिंह का जो पुत्र हुआ था करण सिंह, उसने जब जहांगीर और शाहजहां के नेतृत्व में कोई संधि हुई थी पता नहीं, लेकिन इसने भी लास्ट के अंतिम क्षणों में घुटने टेके थे, और ये जो संघर्ष था उस संघर्ष को याद करता था, और जो घुटने टेके हुए इसको याद आते थे। इसकी वजह से ये बताते हैं कि ये सोच के ही मर गया था। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें बात करेंगे अमर सिंह, करण सिंह और जो भी शासकों की बात करेंगे। आज अपन ने बात की है ओनली महाराणा प्रताप की। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा नीचे जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, और अपने आसपास सफाई जरूर रखें।